बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फैसले वाले दिन को तारीखी करार देते हुए यूपी के नायब वज़ीर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस दिन पूरी रियासत में कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दिन को रियासत में किसी संगीन जुर्म का वाक़या पेश नहीं आया। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या फैसले वाला दिन इन मायनों में भी याद रखा जाएगा कि इस दिन रियासत के लोगों ने कौमी एकता और फ़िरक़ेवाना हम आहंगी की नई मिसाल पेश की है। जन्मभूमि पर फैसला आने से पहले सुरक्षा के इतने चाक चौबंद प्रबंध थे और कोई घटना नहीं हुई। आगे भी हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि अपराध की घटनाएं प्रदेश के अंदर ना हो, लेकिन कम से कम हो। इसका प्रयास हमारी सरकार लगातार कर रही है। पुलिस बल पूरा सख्ती के साथ अपराध पर नियंत्रण के लिए लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मालिकाना हक को लेकर अयोध्या का मुतनाज़ा मामला तो हल हो गया, लेकिन मस्जिद तामीर के लिए अलहदा से दी जाने वाली ज़मीन की हुसूलियाबी और इस्तेमाल को लेकर जहां मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान इत्तेफाक राय नहीं रखते, वहीं 14 कोसी परिक्रमा दायरे में मस्जिद की तामीर को लेकर साधु संतों को भी एतराज़ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन देने का, मुसलमान 5 एकड़ ज़मीन सरकार की जानिब से तभी कबूल करेगा यदि उसको मन मुताबिक ज़मीन दी जाए। ऐसा नहीं कि उसको ज़मीन कहीं पर भी दे दी गई और वो कबूल कर ले, ये कबूल नहीं करेगा। देखिए, जहाँ तक मस्जिद की जगह दी जा रही है उसके बारे में मेरी तो राय ये है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी मस्जिद या मदरसे बने हुए हैं वो हमारी पब्लिक के पैसे से बनते हैं, आम के पैसे से बनते हैं। वो कभी सरकार के पैसे से कहीं मस्जिद या मदरसा नहीं बना। मेरी राय तो ये है कि ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कोई जगह दे रही है तो उसका पैसा जमात जो है वो अदा करे, चाहे जमीयत उलमा अदा करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदा करे, वो आम के चंदे से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी ज़ाती राय है कि मस्जिद की जगह वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक इदारा कायम किया जाए जिससे आम लोगों को उसका फैज़ पहुँचे। देखिए, हमारा तो ये इसमें सर्वधर्म का वो है परिवेश है। हमारे भारत देश में सारे धर्म का विराजमान है, सारे धर्म, तो उसमें सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म को फॉलो किया जाए। मस्जिद के लिए उन्हें जगह मिले, लेकिन थोड़ा जो वो 14 कोस की परिक्रमा उससे हटके ही मस्जिद की ज़मीन मिलनी चाहिए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाए गए तारीखी फैसले के बाद अब मुस्लिम दावेदारों को रिव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए, और ये कहना है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर और मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का। वो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े उलमाए कराम कल्ब जवाद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली और इमाम बुखारी वगैरह का भी यही मौक़िफ़ है और मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। इत्तफ़ाक़ करता हूँ उन लोगों से जो ये कह रहे हैं, कल्ब जवाद साहब हों, खालिद रशीद फिरंगी महली हों, अहमद बुखारी हों, इस तरह के लोग जो ये कह रहे हैं कि रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा मौक़िफ़ शुरू में था 30 अगस्त 2019 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था, फैसला जो भी हो हमारे हक़ में हो या हमारे ख़िलाफ़ हो, हम उसे मानेंगे, हमें मान लेना चाहिए। वहीं कानपुर के मुस्लिम दानिशवरों का भी यही मानना है कि अब रिव्यू पिटीशन से कोई फ़ायदा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन के लिए, रिव्यू करने के लिए तो कानूनी तरीक़ाकार है, अगर कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो हमारी एक ऐसी बॉडी है जिसके फ़ैसले के लिए हम अखलाक़ी तौर पर पाबंद हैं। हमारे अकाबरीन जो फ़ैसला करेंगे वो बेहतर होगा। वो अपने कानूनी माहिरीन से बातचीत कर रहे हैं। अब मेरे ख़्याल में अब रिव्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह कानूनी तरीक़ेकार है, उसको अख्तियार कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं।
अयोध्या पर फैसले के बाद अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मशहूर मंदिरों के संतों ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया को सौंपा। मेमोरेंडम में मांग की गई है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद कार सेवकों का मंदिर के करीब एक स्मारक बनाया जाए, उनके घर वालों की भी माली मदद की जाए। 90 में कार सेवक मारे गए थे, उन कार सेवकों की कोई खोज खबर नहीं है और हम चाहते हैं कि उनकी खोज खबर की जाए और उनके नाम का एक स्मारक बनाया जाए अयोध्या में। और इस संबंध में आए हुए हैं कि उनकी भी एक गणना हो, क्योंकि वो राम भक्त थे और राम भक्तों पे जिन लोगों ने गोली चलवाई उनको भी सजाएं हों, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इसीलिए हमने जो है यह ज्ञापन दिया है। तकरीबन 4 घंटे तक अदालत की हिरासत में रहने के बाद यूपी कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू को जमानत मिल गई। इलाहाबाद में वाक़ MP MLA की खुसूसी अदालत ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अजय कुमार लल्लू पर सन 2006 में बनारस के रेलवे क्रॉसिंग पर धरना देने और ट्रेनों की आमदरफ्त में रखना डालने का इल्ज़ाम है। पेशी के बाद अजय कुमार लल्लू को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर अदालत ने जमानत दे दी। अजय कुमार लल्लू की समाअत के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। जमानत मिलने के बाद अजय कुमार लल्लू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालती हुक्म की तामील करते हुए अदालत में हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत और कानून का उन्होंने हमेशा से ही एहतराम किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन पर आरोप था कि 2006 में इन्होंने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर GRP थाना वाराणसी में इन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया था, जिससे तमाम ट्रेनें जो प्रभावित हुई थी। इस पर इनके खिलाफ 174 रेलवे एक्ट में मुकदमा कायम किया गया था। इसमें अजय कुमार लल्लू के खिलाफ कोर्ट के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसमें भी हाजिर न होने पर इनके खिलाफ 82 और 83 यानी कुर्की की कार्रवाई का आदेश हुआ था। अजय कुमार लल्लू ने आज कोर्ट में समर्पण किया, जिनको न्यायिक हिरासत में रखा गया और लगभग 4 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद इनकी जो वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन थी वो निरस्त कर दी गई और उसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की 2 जमानत पर इनको कोर्ट ने रिहा किया है। जनहित का मामला था, बिजली कटौती से संबंधित आंदोलन हमने अपने क्षेत्र में किया था। उसी के संदर्भ में रेल चक्का जाम के एक मुकदमे में मेरे ऊपर वारंट हुए थे, जिसके अंतर्गत मैं न्यायालय में आज हाजिर होकर न्यायालय का सम्मान करते हुए अपनी हाजिरी को दर्ज किया, जिसमें न्यायालय ने मुझे आज जमानत दी। उसी उद्देश्य के साथ मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय को कि उन्होंने मुझे जमानत देने का काम किया। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तालीम हासिल करने के लिए बेहतरीन माहौल मौजूद है। यहाँ के लोगों से जो मोहब्बत मिलती है वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। और ये तमाम ख़यालात बैरूनी ममालिक के उन तलबा के हैं जो कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। बैरूनी ममालिक के तलबा व तालिबात लखनऊ के कई इदारों, यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के अपने मसाइल, मुतालबात और तकाज़े होते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और एक ऐसे माहौल की तलाश होती है जिसमें वो अपनापन महसूस कर सके। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाक़े नदवतुल उलूम और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं वो तालीमी तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ साथ खुशगवार माहौल में सांस ले रहे हैं। As I can see, I am an international student from Nigeria. In fact, I am enjoying the academic and all the programs carried out in Integral University. The atmosphere of peace and harmony in Integral University is quite good because there is no violence, nothing like religious crisis in Integral University. And ragging and bullying and fagging is not a habit in Integral University, so I find it a very comfortable environment. In India, India is a nice country. Than among the people of India, we meet most people in India is nice. It's a nice people. Then we meet them. It's so friendly.
I can say India is a good country and the people in India are so nice. You cannot say like India are so nice until you meet with them. Like the way when I'm a Nigerian, I used to watch television, seeing people are saying Indian are not good, crashing, like harassing, and what do you call it? Like so many things happen. But when I meet myself in India, I feel like comfortable. I feel like all those that I feel is. यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान भी यही कहते हैं कि हमारा मकसद इन तलबा व तालिबात को एक ऐसी तालीम फराहम करना है जिससे उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके, मुस्तहकम हो सके, और जिस मकसद के तहत ये यहाँ आते हैं इसका हुसूल पूरी तरह हो। साथ ही कोशिश ये भी रहती है कि हिंदुस्तान की खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब और यहाँ के आला इंसानी रवैये और कदरें भी पूरी दुनिया में फैल सकें, ताकि लोग हमारे मुल्क की इंसानियत और तहजीब व तमद्दुन को समझ तो सके। और हम लोगों ने कैसे माहौल को क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहेंगे, बिकॉज पिछले साल से हम लोगों के पास बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स, मोर देन 150 फॉरेन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है 10 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो उनका जो मिक्सिंग है, उनका जो अमेलगमेशन है, उनका जो एक इंटरेक्शन है लोकल बच्चों के साथ, हिंदुस्तानी बच्चों के साथ, उससे बहुत सा एक एक्सपोजर ऐसा मिला है जिससे कि बाहरी दुनिया के बारे में बहुत सा हमारे बच्चों को पता चला है। हम लोग जो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एजुकेशन को एथिकल बना रहे हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि वो बच्चे जो देश का मुस्तकबिल है वो यहाँ से ऐसी चीज़ पढ़ के और ऐसी चीज़ सीख के निकलें कि आगे कंट्री का दुनिया में अपना नाम हासिल करें। अहम और रोशन पहलू ये भी है कि तालीम तो किसी भी मुल्क के बड़े इदारे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है। मेडल और असनाद हासिल करना ही मकसद हो तो कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन हाँ, मुस्तकबिल बनाने के साथ साथ अगर तलबा व तालिबात को शख्सियत की तामीर के बेहतरीन मौके मिल जाए तो ये एक बड़ी बात है, और हमारे मुल्क के अहम तालीमी इदारे ये काम बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। प्याज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ 80 से 90 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जहां एक और सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इनकम टैक्स द्वारा तमाम जमाखोरों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चली, मगर उसका कोई प्रभाव कानपुर में देखने को मिला। कानपुर में प्याज की इस वक्त जो मंडी ग्वालटोली इसमें मैं खड़ा हूँ, प्याज सजा पड़ा है लेकिन खरीदार नहीं है यहाँ, और प्याज की कीमतें आसमान तक पहुँचती जा रही हैं। यदि बात की जाए सेब और अनार दोनों की कीमतें अगर मिलाई जाएँ तो भी प्याज की कीमत को आज की डेट में वो छू नहीं पा रही है। प्याज की दुकानदार है, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं, खरीदार है नहीं ढूंढे से। जो प्याज बेचने वाले यहाँ के ठोक विक्रेता, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या दिक्कत आ रही, कितने का प्याज है आज की डेट में आ रहा? थोक रेट 76 रुपये किलो खरीद के लेके आए, फुटकर 80 रुपये किलो बिक रही। बताइए, महंगे मारे कट्टी में लेके आए हैं तो क्या लग रहा है, नुकसान हो रहा है सिर्फ कि नहीं? अब नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, मतलब 76 रुपये किलो खरीद के लेके आ रहे हैं, थोक रेट। खरीदार आ रहे हैं कि नहीं? प्याज इतनी महंगी मारे बिकी नहीं रही है, 80 रुपये किलो फुटकर बिक रही है। आपकी सेल पे फर्क पड़ा है इससे? बहुत फर्क पड़ा है। वैसे कितनी बोरियां लाते थे एक बार? एक बार में जो 25-30 बोरी लाते रहे, अब एक बोरी लेके आ रहे महंगे मारे। आपने देखा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो थोक विक्रेता है वो भी इससे परेशान। उनका साफ कहना है जहां 25 बोरियां यानी एक बोरी 50 किलो की होती है उसे 25 लाते तो आज मजबूरी में एक बोरी लानी पड़ रही, क्योंकि थोक की मंडी का 76 रुपये किलो यहाँ भाव है, और उसके बाद उस पर भाड़ा और दलाल का खर्चा मिलाने के बाद ये 90 रुपये किलो से ऊपर जा रहा है। यानी कानपुर में प्याज बिन काटे ही लोगों की आंख से आंसू निकाल रहा है। विजुअलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मरकजी हुकूमत के जरिए 3 तलाक पर बनाए गए कानून के बाद भी इसके मामले हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालिया मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन का है, जहां मेडिकल रोड की रहने वाली खातून को उसके शौहर ने महज इसलिए 3 तलाक दे दिया कि उसकी गाड़ी का मुतालबा पूरा नहीं हो पाया था। 10 साल कब्ल हुई शादी की तलाक के जरिए खत्म होने पर अब खातून ने पुलिस का सहारा लिया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि 3 तलाक के साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। मेरे दहेज में कार नहीं थी, मेरे मामू ने नगद दिया था, बहुत कुछ इनको पैसा चेक दिया था। ये कहने लगे कार नहीं दी, तुम्हारे घर वालों ने लालच दिया था हमें और हमें कार चाहिए। बस उसी में ही झगड़ा बढ़ता रहा घर में। फिर उन्होंने मुझे मामू के यहाँ बुलाकर
और वो मुझे तलाक कहकर चली गई। क्या बार बोला? 3 बार कहकर चली गई। क्या कहा था? कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ तुम क्या कहते हैं आना तो फिर कार लेकर आना। तो तुमने शिकायत की है किसी से इसकी? हाँ मैंने शिकायत की थी। क्या कार्रवाई चाहती हो? बस मुझे तो मेरा हक चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। थाना सिविल लाइन पर एक महिला ने अपने पति और उसके ससुराल वालों पर 3 तलाक का एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें उसने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है तथा उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप अंकित किया है। दहेज की मांग थी, उसी के कारण इनको ये 3 तलाक वाला दिया गया। शम्स मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में सेमिनार यौम उर्दू का इनेकाद किया गया। इसमें उर्दू ज़बान और उसके मसाइल पर मुक़र्रीरीन ने इजहार ख्याल किया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर स्वाति राव कुलहरी का कहना था कि उर्दू हिंदुस्तान की ख़ास पहचान है। अगर हिंदुस्तान उर्दू को भूल जाएगा तो वो अपनी पहचान भी भूल जाएगा। उर्दू की हिस्ट्री को लेकर और जो इंडिया की एक पहचान है कम्युनल हार्मनी की, उसको लेकर ये यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर साहब आए हुए हैं AMU से और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छे आला ओहदों पर जा रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि बच्चों में तालीम का शौक़ और ज़ौक़ बढ़े। जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं या उर्दू नहीं सीखना चाहते हैं, मैं उनको जो है उर्दू सिखाती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। और उन्हीं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू से दिल ना चुराएं, बल्कि उर्दू को आगे बढ़ाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़े की जानिब से सूफीज़्म, इंसानियत और तकसीरियत मौजू पर कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें मुल्क भर से फ़िलासफ़ी के माहिरीन ने शिरकत करते हुए सूफीज़्म पर तबादला ख्याल किया। इसे दौर हाजिर की सबसे बड़ी ज़रूरत भी करार दिया गया। मुक़र्रीरीन का कहना यही था कि हिंदुस्तान में मौजूदा हालात में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है तो वो है सूफीज़्म। इस सेमिनार का मकसद ये है कि आज के दौर में जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से और पूरी दुनिया में आम तौर से जो इंसानों को इंसानों से नफ़रत, मज़हब के नाम और सियासत के बलबूते जो काम हो रहा है, इसको दूर किया जाए और लोगों में प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के काम आने की बात की जाए। ये सूफीज़्म की अहमियत पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, 2 साल पहले थी, आज भी है। मज़हब अपनी जगह पर है, लेकिन जो लफ्ज़ त्याग है, आधा हिंदी का ता या गा नहीं है। त्याग का मतलब है कि मज़हब फॉलो करना, और उसकी जो 2 बातें मैं एक स्टूडेंट के हैसियत से समझ सका, कोई भी धर्म दुनिया का हो, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में हो, वो सिर्फ निकलता है म्यूचुअल टॉलरेंस। और दूसरा उसका जो तत्व है कहना चाहिए, वो है स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। तो मज़हब जो हम फॉलो करते हैं, मज़हब के साथ साथ जो हम कोई भी जाने अनजाने में इल प्रैक्टिस हो जाती है, तो मज़हब तो रहता है, वो फ़ायदा नहीं होता। और सूफ़ी इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर वो त्याग के दौर पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वही। और अब ख़ास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियाँ। बिहार में अजीम इत्तेहाद के महाधरने की निकली हवा, कुशवाहा के आक्रोश 5 पे नहीं पहुंचे तेजस्वी, जेडीयू ने ली चुटकी। नालंदा में सड़क हादसा, नौज़ायदा बच्चे के साथ 5 लोगों की मौत, 4 जख्मियों की हालत नाजुक। ऑटो और ट्रक की टक्कर से हुआ यह हादसा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम इस्मत रेजी मामले में कल फैसला, दिल्ली की साकेत कोर्ट सुनाएगी फैसला। ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग हैं मुलजिम। और अब आरटीआई के दायरे में आ जाएगा चीफ जस्टिस का ऑफिस। सीजीआई रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच का फैसला। तो
खबर पटना से है, जहां फिर मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया। ट्रक से तेल चोरी के इल्जाम में ड्राइवर और गांव वालों ने एक नौजवान को पीट कर मार डाला। मकतूल की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले में हमलावरों की तलाश कर रही है। मामला तेल चोरी का तेल चोरी कैसा दे जी सर, ट्रक खड़ा जो रहता है ना ट्रक, उसी का। मारा कौन है इसको? मारा वो तो हम लोग को देखेंगे वहाँ जाके, तो रोड पर पड़ा हुआ था। आरोप को तेल चोरी करेगा। तेल चोरी जी। अब ड्राइवर लोगों को मारा है, कौन मारा है तो हमने बता सकते हैं, लेकिन मारपीट किया है। तो वहीं पर मरा हुआ था कि नहीं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जी। वहाँ ठीक था जी सर। पहचान हुआ है या नहीं? नहीं, पहचान नहीं हुआ। पटना में पानी जमा होने से हुई बेइज्जती के बाद पटना के नालों से कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले बादशाही पाइन से कब्जा हटाया जा रहा है। इस दौरान 50 से ज्यादा मकानात मुनहदिम किए जाएंगे। हैरत की बात यह है कि इसमें कुछ सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। गैर कानूनी कब्जा हटाव का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय ने। पिछले महीने में राजधानी पटना में हुए भीषण जल जमाव के बाद अब प्रशासन ने नालों पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और जेसीबी की मदद से देखिए जो नालों पर अवैध अतिक्रमण है उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा की एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया। भारी संख्या में पटना पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कई थानों की टीम को लगाया गया है। पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं। पटना के लिए जल जमाव ना हो इसके लिए बादशाही पाइन काफ़ी पहले से चल रही है। उस बादशाही पाइन पर लोगों ने आसपास में कच्चा पक्का कई प्रकार का अतिक्रमण कर लिया है और उसके कारण जल जमाव में बाधा उत्पन्न होती है। तो पिछले 1 महीने से नाभी अभियान चल रहा था जिसमें कई अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। उन अतिक्रमणों को आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभियान की गंभीरता का अंदाजा पटना के जिलाधिकारी और प्रशासन की बातों से लगाया जा सकता है और ये अभियान न केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में कई दिनों तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया बादशाही पाइन पर, अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा। पटना के बाबा चौक के करीब आराजी के तनाजे में 2 ग्रोहों में आपस में झड़प हुई। इस दौरान एक ग्रुप ने मोटरसाइकिल को नजर आतिश कर दिया, वहीं एक औरत को बीच सड़क पर पीटा गया। ये वाकया शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में पेश आया। इस वाकये के बाद इलाके में हालात कशीदा मगर काबू में है। हम अपने जमीन को रोक लगाने आए। वो आपका जमीन था? हाँ सर। कौन लोग थे जो बना रहे हैं जबरदस्ती घर? विद्या भारती बिल्डर। हाँ? विद्या भारती बिल्डर। अच्छा, ये आपका अपना जमीन है? हाँ सर, खानदानी जमीन है। आप पीट रहा था कौन अभी? पीट रहा था, हम नहीं पहचानते हैं सर कौन पीट रहा था। RLSP ने आज बिहार में आक्रोश मार्च का एहतमाम किया। ये मार्च मरकजी और रियासती हुकूमत पर अवाम दुश्मन पॉलिसीज बनाने का इल्ज़ाम लगाकर मुनक़्क़िद किया गया। हालांकि मार्च में तेजस्वी यादव समेत कुछ लीडर शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस के रहनुमा शकील अहमद खान, हम के रहनुमा मांझी और VIP रहनुमा मुकेश साहनी मार्च में शामिल रहे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा भी मार्च में मौजूद रहे। पूरे महागठबंधन को लीड जो है उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। क्या महागठबंधन के एक नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की छवि उभरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कार्यक्रम RLSP का नहीं है, यह कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है। यह कार्यक्रम महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी का है, साझा कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति के लीड करने की बात नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन विरोधी जो ये सरकार है उसके खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जनता का बिगुल बच चुका है और ये जो सरकार बिहार की चल रही है वो जन विरोधी है। जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता का आह्वान और पार्टियों का आह्वान, जो सेकुलर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले पार्टियों का आह्वान आगे बढ़ चुका है। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, जनता चल चुकी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। हमारे लोग विस्मित कर गए थे, आज हम लोग सब कोई हैं
लेकिन हमारी मांग पुरानी है और हमारे चलते आप देख रहे हैं कि जेडीयू ने भी मांग किया है कि वहाँ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन एक बड़ी चीज़ है, उसको होना चाहिए, वो भी मांग है और दिसंबर तक हम टारगेट दिया है। पहले आप कहे थे कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन ये था 12 तारीख को जो हुआ था यहाँ बापू समाहरणालय में, हम उस चीज को मिस कर रहे थे। उसी दिन तय हुआ था कि सबको रहना है, तो डिसीजन सबका है, एक का डिसीजन नहीं था। आज भी आपकी मांग है एकदम जायज है कोऑर्डिनेशन का मांग। हाँ, आरजेडी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी जो है वो शामिल नहीं हो रहे। भाई तेजस्वी जी अपने कारणों से कहीं हैं, उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। पता नहीं किस लिए आरएलएसपी ने इसका नाम आक्रोश रैली दिया है। केंद्र सरकार की नीतियों से भी और राज्य सरकार के सुशासन से भी बिहार में भी और बिहार के बाहर का जनता का एक बड़ा तबका आनंदित है, प्रसन्न है और प्रशंसा में लगा रहता है। आक्रोश गठबंधन के दलों में है नेतृत्व को लेकर। उधर गया में भी अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने मरकज़ और बिहार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में भी आरजेडी के लीडर शामिल नहीं हुए। आक्रोश मार्च में शामिल लीडरों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। इस आक्रोश मार्च का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरुण चौरसिया ने। गया में महागठबंधन की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया। आप देख सकते हैं कि आक्रोश मार्च गांधी मैदान से लेकर समाहरणालय तक निकाला गया है और आक्रोश मार्च में महागठबंधन के सभी दल मौजूद हैं, लेकिन राजद के कार्यकर्ता नहीं के बराबर हैं। यानी तो महागठबंधन की एकता की बात कही जा रही है, उसमें राजद के मुख्य नेता नजर नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर और नीतीश सरकार के विरोध में ये मार्च निकाले हैं और ये मार्च गांधी मैदान से निकलकर समाहरणालय तक निकाली गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।